Hello everyone. So today we are going to discuss about factors responsible for emergence of entrepreneurship and creativity. So पहले हम डिस्कस करेंगे कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो हमें मोटिवेट करते हैं कि हमें एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करनी चाहिए एंड देन हम एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जो है क्रिएटिविटी. सो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं फैक्टर्स को. सो सबसे पहले तो एंटरप्रेन्योरशिप होता क्या है ये हम अपनी प्रीवियस वीडियो में भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. बस मीनिंग एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसा पर्सन जो क्या करता है, एक अपॉर्चुनिटी आइडेंटिफाई करता है मार्केट के अंदर, और वो अपॉर्चुनिटी कब आइडेंटिफाई करता है जब बाकी कंपिटिटर्स को या लोगों को मार्केट में एक प्रॉब्लम दिख रही होती है. तब एक एंटरप्रेन्योर को क्या होता है, उस प्रॉब्लम की जगह एक अपॉर्चुनिटी दिख रही होती है जिसे वो क्या करता है, कन्वर्ट करता है रियलिटी के अंदर. और उस कंप्लीट प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस, यानी कि कन्वर्टिंग द आइडिया इनटू रियलिटी इज एंटरप्रेन्योरियल प्रोसेस. और एंटरप्रेन्योर क्या करता है, जो एक्चुअल में कन्वर्ट करता है, आइडिया को आइडेंटिफाई करता है एंड देन उसे रियलिटी में कन्वर्ट करता है. When you want to become entrepreneur, what are the factors that motivate you to start your own business? कि जब आप entrepreneur बनना चाहते हो, सो वो चीज आपके माइंड में कहाँ से आई, ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं जिन्होंने आपको इन्फ्लुएंस किया या मोटिवेट किया कि आपको आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए, आपको एक नए स्टार्टअप के साथ आना चाहिए, एंटरप्रेन्योर बनना चाहिए. वही हमारे क्या है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल एंड मोटिवेट टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर. सो वन बाय वन हम डिफरेंट फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे जो हमें मोटिवेट करते हैं कि हमें अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए. तो फर्स्ट फैक्टर हमारा क्या है, बैकग्राउंड फैक्टर, कि हमारा बैकग्राउंड कैसा रहा है, हम किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं. वो चीजें भी हमें क्या करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए. व्हाट काइंड ऑफ बैकग्राउंड दैट पर्सन हैज विच इंक्लूड, इसके अंदर अब बैकग्राउंड के अंदर हमारे क्या क्या चीजें आती है. फर्स्ट इज एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस. अगर आप एक एजुकेटेड ट्रेनिंग पर्सन हो, आपके पास अच्छी ट्रेंड है और आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाओगे. बिकॉज आपको क्या होगा, खुद पे कॉन्फिडेंस होगा, आपको ये लगेगा कि आपको जो अपॉर्चुनिटी दिख रही है आपने उसे सही से इवेल्युएट किया है और आप इसे बिजनेस में कन्वर्ट कर सकते हो. सो अगर आपका एक अच्छा टेक्निकल क्या रहा है, एक अच्छा टेक्निकल एजुकेशन रहा है या एकेडमिक लाइफ रही है, तो आप क्या करते हो, आपको मोटिवेट करती है. ऐसा नहीं है कि जो पर्सन अच्छे नहीं है एजुकेशन में वो एंटरप्रेन्योर के लिए जा नहीं सकते. हम डिस्कस कर रहे हैं कि कौन से फैक्टर मोटिवेट करते हैं. सो अगर आप एक अच्छे एजुकेटेड उससे रहे हो तो वो आपको मोटिवेट करते हैं, उसके ज्यादा चांसेस होते हैं कि आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस होगा और वो आपको मोटिवेट करता है कि हाँ आपको आपका खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहिए. सेकंड इज फैमिली रोल मॉडल्स. आपकी अगर फैमिली में पहले से कोई एंटरप्रेन्योर है तो ऑब्वियसली वो चीज आपको मोटिवेट करती है, इन्फ्लुएंस करती है कि आपको खुद का बिजनेस है, या फिर आपकी फैमिली से कोई ऐसा बिजनेस करता है तो वो आपको क्या करता है, मोटिवेट करता है कि आप भी वैसा ही बिजनेस करो. जैसे हेरिटेज होता है कि वही आप करते आगे आपके आने वाली पीढ़ियां वही करती हैं. सो आपकी अगर फैमिली में आपका कोई रोल मॉडल है जो एंटरप्रेन्योर है तो आपको वो मोटिवेट करता है. एंड नेक्स्ट इज एसोसिएशन विद सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस, कि जैसा आइडिया आपके पास है या फिर आप भी एंटरप्रेन्योर बनना चाहते हो और आप किसी एंटरप्रेन्योर से जुड़े हुए हो. ऐसा जरूरी नहीं है कि वो आपका फैमिली मेंबर ही है, वो आपका फ्रेंड हो सकता है, रिलेटिव हो सकता है, बट अगर आप किसी चीज ऐसी चीज के साथ एसोसिएटेड हो तो वो भी आपको क्या करता है, मोटिवेट करता है एंटरप्रेन्योर बनने के लिए. देन नेक्स्ट इज फाइनेंशियल कंडीशन, कि गुड एंड बैड. हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि अगर हमारी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन है तभी हम एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाते हैं या फिर हमारी बुरी फाइनेंशियल कंडीशन है तभी हम जाते हैं. दोनों फाइनेंशियल कंडीशन हमें क्या करती हैं, मोटिवेट करती हैं एंटरप्रेन्योरशिप को एज अ करियर चुनने के लिए. बिकॉज अगर हमारी अच्छी गुड फाइनेंशियल कंडीशन है तो हमें क्या लगता है कि हमारे पास पैसा है, अगर हमें कोई आइडिया आ रहा है तो हमें उसे चूज करना चाहिए एंड उसके ऊपर ट्राई करना चाहिए. एंड हमारी अगर अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन नहीं है तो हम ये सोचते हैं कि हमें अपनी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव करनी है तो हम अपने आइडिया को बेस्ट यूटिलाइज करके इंप्लीमेंट करें. सो ये हमारे क्या थे, बैकग्राउंड फैक्टर. नाउ मोटिवेशनल फैक्टर. मोटिवेशनल फैक्टर में कौन कौन से फैक्टर्स आते हैं जो हमें इंटरनली मोटिवेट करते हैं, हमारे इनसाइड से हमें मोटिवेट करते हैं कि हाँ हमें खुद का नया स्टार्टअप लेके आना चाहिए. उसमें हमारा क्या क्या आता है, नीड फॉर अचीवमेंट. ऐसे पर्सन्स जो कब मोटिवेट होते हैं, जो कब सेटिस्फाई फील करते हैं, जब वो कुछ अचीव कर लेते हैं. सो उनकी नीड क्या है, उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट ही ये है कि उन्हें कुछ ना कुछ अचीव करना है. सो जो जिन पर्सन्स की नीड फॉर अचीवमेंट होती है वो किस चीज के लिए जाते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाते हैं. जिन पर्सनैलिटीज में ये आता है कि उनकी नीड फॉर अचीवमेंट है, वो कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, कोई अचीवमेंट लेना चाहते हैं, सो वो क्या करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप के लिए मोटिवेट होते हैं. देन पर्सनल मोटिव एंड एक्सपेक्टेशंस. उनके खुद के कुछ मोटिव हो सकते हैं कि उन्हें कुछ ऐसा बिजनेस खड़ा करना है, कुछ इतना बड़ा नाम एस्टैब्लिश करना है, उनकी खुद से एक्सपेक्टेशंस हैं, उसके बेस पे भी वो क्या डिसाइड करते हैं कि वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाते हैं. एज वेल एज पर्सनल मोटिव्स में हमारा क्या आ जाता है, लोकस ऑफ कंट्रोल.
लोकस ऑफ कंट्रोल क्या होता है कि हम क्या समझते हैं कि चीजें हमारे हाथ में है या नहीं, यानी कि इन चीजों को, कुछ भी चीज हमारे पास हो रही है हमारी सराउंडिंग में, वो हमारे कंट्रोल में है या नहीं। अगर हमें ये लगता है कि वो हमारे कंट्रोल में है, दैट इज इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल। अगर हमें ये लगता है कि जो भी हो रहा है वो मेरे कंट्रोल में बिल्कुल भी नहीं है, जो हो रहा है लेट्स गो विद द फ्लो, कि जो हो रहा है वही होने दो और उसी के साथ चलते रहो, तो हम क्या है, एक्सटर्नल लोकस ऑफ कंट्रोल। जिस पर्सन का इंटरनल लोकस ऑफ कंट्रोल होता है, यानी कि जो ये सोचते हैं कि वो चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं, उनको समझ में आता है कि हाँ हम इन चीजों को अपने तरीके से चला सकते हैं, वो एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाते हैं। एंड देन बिजनेस एनवायरनमेंट, कि अगर हमारा जो बिजनेस एनवायरनमेंट है जिसमें डिफरेंट फैक्टर आते हैं, इंटरनल फैक्टर आते हैं, माइक्रो फैक्टर, मैक्रो फैक्टर, एक्सटर्नल फैक्टर, वो सब क्या करते हैं, अगर वो हमारे लिए फेवरेबल है, सपोर्टिव है, तो हम एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाते हैं, अदरवाइज हम उसे क्या कर देते हैं, डिले कर देते हैं। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक फैक्टर्स। इकोनॉमिक फैक्टर्स के अंदर क्या क्या आता है, सपोर्टिव गवर्नमेंट पॉलिसीज, कि जो भी आपकी गवर्नमेंट है, आपकी कंट्री के अंदर जो गवर्नमेंट रूलिंग गवर्नमेंट है, अगर उनकी पॉलिसीज हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, वो आपको ये लगता है कि जो आपका आइडिया आपके माइंड में आया है उसके लिए सपोर्टिव है, आपको फेवरेबल होंगी, सो आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाते हैं। वो आपको और मोटिवेट करती हैं कि जो आइडिया मैं लेके जाना चाहता हूँ, एज वेल एज गवर्नमेंट भी उसके लिए हमारी क्या है, फेवरेबल है, तो आपको मोटिवेशन मिलता है कि हाँ मुझे एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाना चाहिए। देन अवेलेबिलिटी ऑफ फंड फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, कि जो हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, अगर वहां से हमें इजीली फंड अवेलेबल हो जाता है, इजीली हम फंड को एक्वायर कर लेते हैं, तो वो भी हमें मोटिवेट करता है। अगर एक पर्सन है जैसे पैसे की रिक्वायरमेंट है और वो इजीली एक्वायर कर लेता है, तो वो उसे मोटिवेट करता है कि वो एंटरप्रेन्योरशिप स्टार्ट करे। बट अगर आपको पैसे की रिक्वायरमेंट है और आपको पैसा मिल नहीं रहा है, तो वो आपको डीमोटिवेट कर देता है। देन एंसिलियरी सपोर्ट, यानी कि जो भी एडिशनल सपोर्ट है, जितना भी एडिशनल सपोर्ट है एक्सेप्ट फाइनेंस, या फिर जो हमें सप्लायर का होता है, लेबर चाहिए होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, डिस्ट्रीब्यूटर्स चाहिए होते हैं, ये सपोर्ट जितना इजीली हमें मिल जाता है उतना ही ज्यादा हम मोटिवेट होते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के लिए। अवेलेबिलिटी ऑफ प्रीमिसेस, इलेक्ट्रिसिटी एंड लेबर, यानी कि इन चीज़ों की जब हमें अवेलेबिलिटी होती है, इजीली हमें अवेलेबल हो जाती है, हम ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। यानी कि जो जो चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट है, रिसोर्सेज अगर हमें इजीली अवेलेबल हो जाती है, तो वो हमें क्या करती है, मोटिवेट करती हैं। नेक्स्ट इज रिवॉर्ड फैक्टर, कि ये फैक्टर क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में आता है, कि ये दो मेन चीज़ें हैं जो हमें क्या करती हैं, इन्फ्लुएंस करती हैं एंटरप्रेन्योर बनने के लिए। फर्स्ट इज रिकॉग्निशन, कि आपको एक अपनी खुद की पहचान मिलेगी, आपका खुद का ब्रांड वैल्यू क्रिएट हो जाएगी। अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप के लिए जाते हैं, अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हैं, सो आपकी खुद की एक वैल्यू क्रिएट हो जाएगी, आपको एक रिकॉग्निशन मिलेगी, एंड आपका सोशल स्टेटस इंप्रूव हो जाएगा, आपकी सोशल क्लास इंप्रूव हो जाएगी। ये हमारे क्या है, रिवॉर्ड फैक्टर के अंदर आते हैं। सो फर्स्ट टॉपिक हमने कवर कर लिया है जो फैक्टर्स का था। सेकंड इज क्रिएटिविटी। हम क्रिएटिविटी को डिस्कस करते हैं कि क्रिएटिविटी क्या होती है। इट इज अ प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग एंड ओरिजिनल प्रोडक्ट, सर्विस और एन आइडिया दैट मेक सोशली रिकॉग्निशन। यानी कि क्रिएटिविटी क्या है, कोई ऐसा नया प्रोडक्ट लेके आना, ऐसी सर्विस लेके आना जो हमारी सोसाइटी को कंट्रीब्यूट करती हो, सोसाइटी को सर्व करती हो, वही हमारी क्या है, क्रिएटिविटी। वो क्या होना चाहिए, नोवल होना चाहिए, मीन्स न्यू होना चाहिए। यू कम आउट विद एनी नोवल ओरिजिनल प्रोडक्ट, एक अच्छा ओरिजिनल एंड नोवल एज वेल एज, यानी कि न्यू होना चाहिए। बट वो कंप्लीटली न्यू नहीं होना चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कोई प्रोडक्ट लेके आ रहे हो वो ऐसा हो कि वो पहले कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता था। इसका मतलब ये नहीं है कि वो हमारा न्यू है। जब हम एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है, फॉर एग्जांपल टूथपेस्ट है या फिर सोप है, उनमें भी अगर हम कुछ एडिशनल चीज ऐड करके लेके आ रहे हैं, वो भी हमारा नोवल प्रोडक्ट माना जाता है। सो कोई भी एक ओरिजिनल नोवल प्रोडक्ट लेके आना जो सोसाइटी को सर्व करता है, दैट इज क्रिएटिविटी। The creation of idea in mind is also a creativity. It is need not to be compulsory to implement that. कि जब हमारे माइंड में कोई आइडिया आता है जो नोवल आइडिया है, यानी कि ऐसा आइडिया जो फिलहाल एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, या फिर एग्जिस्टिंग जो प्रोडक्ट है उसमें कुछ एडिशनल है जो फिलहाल किसी ने भी यूज नहीं किया है, देन वो भी हमारी एक क्रिएटिविटी ही है। ऐसा जरूरी नहीं है कि जब हमारे माइंड के आइडिया को हम कन्वर्ट करते हैं तभी हम उसे क्रिएटिविटी बोलते हैं। अगर हमारे माइंड में ऐसे आइडियाज आते हैं तो भी हम क्या है, क्रिएटिव हैं, उसे क्रिएटिविटी बोला जाता है। बिकॉज हम क्या कहते हैं, ये पर्सन क्रिएटिव है। तो ऐसा तो जरूरी नहीं है कि वो रोज एक नई चीज बना के हमारे सामने रखता है तब हम कहते हैं कि आप क्रिएटिव हो, क्योंकि उसके माइंड में क्रिएटिव आइडियाज आते हैं। सो जब आपके माइंड में भी अगर ऐसे न्यू नोवल आइडियाज आते हैं, सो वो क्या होती है, क्रिएटिविटी होती है। उसको इंप्लीमेंट करना कंपल्सरी नहीं है टू बी सेड एज क्रिएटिविटी। क्रिएटिव थिंकिंग एंड क्रिएटिविटी में क्या डिफरेंस होता है कि क्रिएटिव थिंकिंग हमारा फर्स्ट स्टेप है एंड क्रिएटिविटी हमारा सेकंड स्टेप है। यानी कि क्रिएटिव थिंकिंग से
क्रिएटिविटी होती है। क्रिएटिव थिंकिंग का आउटकम ही क्या है? क्रिएटिविटी है। क्रिएटिव थिंकिंग इज अ स्किल विच इज रिक्वायर्ड फॉर क्रिएटिविटी। कि क्रिएटिव थिंकिंग हमारी क्या है? एक स्किल है, एक एबिलिटी है जो हमें चाहिए होती है क्रिएटिविटी के लिए। कुछ नया लेके आने के लिए हमारे अंदर क्या होनी चाहिए? क्रिएटिव थिंकिंग होनी चाहिए। सो क्रिएटिविटी क्या है? हमारा आउटकम है एंड क्रिएटिव थिंकिंग स्किल है। क्रिएटिव थिंकिंग फर्स्ट स्टेप है, क्रिएटिविटी सेकंड स्टेप है एंड क्रिएटिव थिंकिंग का ही रिजल्ट क्या होता है? हमारा क्रिएटिविटी होती है। और क्रिएटिविटी हमें बिजनेस को लेके आने के लिए और उसे रन करने के लिए, दोनों के लिए क्या होता है? रिक्वायरमेंट होती है। नाउ प्रोसेस ऑफ क्रिएटिविटी, कि क्रिएटिविटी की प्रोसेस क्या है, हमारे माइंड में नए आइडियाज कैसे जनरेट होते हैं, हम एक नोवेल आइडिया कैसे लेके आते हैं। सो उसकी प्रोसेस क्या है? फर्स्ट इज आइडिया जर्मिनेशन। सबसे फर्स्ट स्टेज या फर्स्ट स्टेप हमारी क्रिएटिविटी का क्या होता है? आइडिया को जर्मिनेट करना। आपके माइंड में किसी आइडिया का आना, आइडिया का ग्रो होना, वो हमारा क्या होता है? आइडिया जर्मिनेशन। अब आइडिया क्यों आता है आपके माइंड में? उसके पीछे 3 रीजन हो सकते हैं। एक तो आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक में कोई इंटरेस्ट है, तो जिस चीज में आपको इंटरेस्ट होता है आप उसके बारे में सोचते हो तो आपको माइंड में नई चीजें आ सकती है, आइडिया आ सकता है। सेकंड, आपको कुछ अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है, अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी दिखती है तो उसके रिगार्डिंग भी आइडिया आते हैं। एंड थर्ड इज, अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो जिसको आप सोल्व करना चाहते हो तो उसके सॉल्यूशंस आप अपने माइंड में सोचते हो, तब भी आपको आइडिया आते हैं। सो सबसे पहले हमारा क्या होता है? आइडिया जर्मिनेशन होता है, यानी कि आपके माइंड में किसी आइडिया का जर्मिनेट स्टार्ट होना। एज एवरीवन गेट आइडिया, आइडिया हर किसी को आते हैं। ऐसा नहीं है कि किसी को, सिर्फ कुछ पर्संस को ही आइडिया आते हैं। आइडिया सबको आते हैं, बट सब उन्हें आगे नहीं लेके जाते, सब उसे नेक्स्ट लेवल पे नहीं लेके जाते। ये किस चीज पे डिपेंड करता है? कि हमारा वो आइडिया कितना अट्रैक्टिव है, कितनी हमारी अटेंशन गेन कर रहा है और हमें कितना मोटिवेट कर रहा है सेकंड स्टेप पे जाने के लिए। जितना ज्यादा अट्रैक्टिव आइडिया हमारे पास होगा या फिर जितना वो मोटिवेट करेगा, उतना ही ज्यादा चांसेस हैं कि हम सेकंड स्टेप पे जाएंगे। तो सबसे पहला स्टेप क्या है? आइडिया जर्मिनेशन। जब हमने आइडिया को जर्मिनेट कर लिया है, उसके बाद अगर वो मोटिवेटिंग है, अट्रैक्टिव है, तो हम क्या करते हैं? सेकंड स्टेप पे जाते हैं, जो है हमारा प्रिपरेशन। यानी कि जो आइडिया आपके माइंड में आया है, फॉर एग्जांपल आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हो कि आपको जो भी, आप फॉर एग्जांपल पेन का हम लेके चलते हैं कि हमारा पेन के, हम ऐसा पेन चाहते हैं कि जो एटलीस्ट इतने 1 साल तक चले, हम ऐसा पेन चाहते हैं। तो हम उसके लिए क्या करते हैं? एक प्रॉब्लम है कि बार बार हमारी इंक खत्म हो जाती है। सो आपका आइडिया क्या है? कि इस प्रॉब्लम की वजह से आपको ये आइडिया आया कि आपको इसका सॉल्यूशन चाहिए। सो उसके रिगार्डिंग आप क्या करना स्टार्ट करते हो? प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो। प्रिपरेशन का मतलब क्या होता है? कि हमारे पास जो आइडिया आया है, जो प्रॉब्लम है, उसके रिगार्डिंग हम एक इंफॉर्मेशन गैदरिंग की प्रोसेस स्टार्ट कर देते हैं। उसके रिगार्डिंग जितनी ज्यादा हो सके इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना शुरू कर देते हैं। द नेक्स्ट स्टेज ऑफ क्रिएटिविटी प्रोसेस इज टू प्रिपरेशन विद कॉन्शियस माइंड। यानी कि आप अपने कंप्लीट फोकस के साथ, कंप्लीटली कॉन्शियसनेस के साथ क्या करते हो? उस पे इंफॉर्मेशन जनरेट करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना स्टार्ट कर देते हो। इन दिस इंफॉर्मेशन इज गैदर्ड टू सोल्व दैट प्रॉब्लम एंड फॉर गैदरिंग द इंफॉर्मेशन द रिसर्च इज कंडक्टेड। आप उस आइडिया के लिए क्या करते हो? इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो, गैदर करते हो, और इंफॉर्मेशन को गैदर करने के लिए, इकट्ठा करने के लिए आप क्या करते हो? रिसर्च करते हो, क्योंकि रिसर्च से आपको ज्यादा बेटर और अच्छी इंफॉर्मेशन मिलती है। आप डिफरेंट तरीके की रिसर्च कर सकते हो, जैसे फाइनेंशियल रिसर्च, टेक्निकल रिसर्च, मींस वैरायटी ऑफ रिसर्च आप कंडक्ट करते हो तो आपको बेस्ट क्वालिटी एंड क्वांटिटी की इंफॉर्मेशन मिल सके। और जितनी ज्यादा अच्छी आपको इंफॉर्मेशन मिलती है, अगर आपको इंफॉर्मेशन इजीली और अच्छी इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो जाती है, तो वो आपको मोटिवेट करती है नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए। सो फर्स्ट हमने क्या किया? आइडिया का जर्मिनेशन किया, जो किसकी वजह से हो सकता है? इंटरेस्ट की वजह से हो सकता है, अपॉर्चुनिटी या प्रॉब्लम की वजह से हो सकता है। देन अगर वो अट्रैक्टिव है तो हमें क्या करता है? सेकंड स्टेज पे जाने पे मोटिवेट करता है। देन हम उसके बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं बाय कंडक्टिंग रिसर्च, और देन हम सेकंड से नेक्स्ट स्टेप पे जाते हैं, इंक्यूबेशन। अब इंक्यूबेशन क्या होता है? ये हमारा थर्ड स्टेप है। पिछले स्टेप में हम क्या कर रहे थे? कॉन्शियस माइंड से काम कर रहे थे, बट यहाँ पे हमारा जो वर्क होता है वो सब कॉन्शियस लेवल पे होता है। यानी कि हमने देख लिया कि हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए, उसके बारे में हमने इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर ली थी। अब हम उस इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं? एसिमिलेट करते हैं। एसिमिलेट करते हैं उस नॉलेज को जो भी आपके माइंड में है, और उसे एसिमिलेट करने के बाद मीन्स जो आपके पास जितनी भी इन्फॉर्मेशन आई है उसे आप कलेक्ट कर चुके हो, उसे ऑर्गेनाइज कर लेते हो। बट
अब आप क्या करते हो, सबकॉन्शियस माइंड से बाकी चीजों पे फोकस चले जाते हो, यानी कि ये जो आपकी प्रॉब्लम है वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चली जाती है, आपके माइंड में वो है लेकिन अब आपकी वो प्रायोरिटी नहीं रहती। अब आप अपने, जैसे आपको डिफरेंट वर्क परफॉर्म करने होते हैं तो आप उन पे परफॉर्म करना स्टार्ट कर देते हो, एंड देन सडनली जब आपने नोटिस भी किया होगा, अगर आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हो देन आप किसी और चीज का काम करने लग गए, सो सडनली उसके रिगार्डिंग आपके अंदर कोई आइडिया आता है, आपके माइंड में कोई आइडिया आता है। वही हमारी स्टेज क्या है, इंक्यूबेशन। दिस इज द थर्ड स्टेज ऑफ क्रिएटिविटी प्रोसेस इन विच सबकॉन्शियस लेवल ऑफ एसिमुलेशन ऑफ नॉलेज इज डन। कि सबसे पहले हम सबकॉन्शियस लेवल ऑफ एसिमुलेट करते हैं अपनी नॉलेज को, जो भी हमने कलेक्ट की है अपने माइंड में उसे ऑर्गेनाइज कर लेते हैं, एंड देन जो हमारी प्रॉब्लम है वो हमारे बैक में चली जाती है, यानी कि एक तरीके से हम उसे क्या करते हैं, प्रायोरिटी से हटा देते हैं एंड बाकी चीजों पे, बाकी टास्क पे अटेंशन देना स्टार्ट कर देते हैं। ह्यूमन लॉजिक विल नॉट अफेक्ट द सॉल्यूशन व्हेन द पर्सन इज वर्किंग फॉर एनी अदर टास्क। कि जब हम किसी और टास्क पे वर्क कर रहे होते हैं सडनली हमारे माइंड में उसी प्रॉब्लम से रिलेटेड सॉल्यूशन आते हैं, बिकॉज वो हमारे माइंड में है, बेशक सबकॉन्शियस है, हम उस पर फोकस नहीं है, बट हमारे माइंड में वो चीज चल रही होती है, एंड देन हमें उसके रिगार्डिंग क्या मिलते हैं, कुछ आइडियाज हमारे माइंड में आने लग जाते हैं। सो वो हमारी क्या होती है, इंक्यूबेशन की स्टेज होती है। देन नेक्स्ट स्टेज क्या है, आइडिया जनरेशन। की जब आपके माइंड में आइडियाज आने स्टार्ट हो जाते हैं तो आप क्या करते हो, आइडिया जनरेशन की स्टेज पे आ जाते हो, यानी कि यहाँ पे आपके नंबर ऑफ आइडियाज आपके पास आ जाते हैं। एक आइडिया आपने लिखा कि आप ऐसा कर सकते हो, फिर उसी के साथ साथ दूसरा आइडिया आ जाता है कि हम इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। सो यानी कि सबसे पहले आपने क्या किया था, आइडिया जर्मिनेट किया, उसके बाद आपने उसके बारे में इंफॉर्मेशन को कलेक्ट किया, देन इंफॉर्मेशन को एसिमुलेट करके आप बाकी चीजों पे फोकस करना स्टार्ट कर देते हो। जब आप बाकी चीजों पे फोकस कर रहे होते हो तो आपको सडनली उसके रिगार्डिंग आइडियाज अपने आप आने लग जाते हैं, दैट इज आइडिया जनरेशन, यानी कि आपको प्रॉब्लम के सॉल्यूशन मिलने लग जाते हैं। देन जितने भी आइडिया जनरेशन में हम वेरियस अल्टरनेटिव को फाइंड आउट कर लेते हैं, हमारे पास नंबर ऑफ आइडियाज, मल्टीपल आइडियाज इकट्ठे हो जाते हैं हमारे माइंड में, उसको हम क्या करते हैं, उनमें से किसी एक को या दो को सेलेक्ट कर लेते हैं कि हमें इन आइडियाज पे वर्क करना है। और वो सेलेक्ट कैसे करते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग से कर सकते हैं या फिजिबिलिटी स्टडी कर सकते हैं कि कौन सा आइडिया एक्चुअल में वर्क करेगा, कौन सा आइडिया वर्दी है कि वो हमें सक्सेसफुल बना सकता है। देन हम क्या करते हैं, जो आइडिया हमने सेलेक्ट किया है कि हाँ ये आइडिया हमारे लिए काम करेगा, उसकी वैलिडेशन करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं क्या एक्चुअल में वो हमारे लिए उतना यूजफुल है जितना हम सोच रहे हैं। सो वो हम क्या करते हैं, उसकी वैलिडेशन को चेक करते हैं। इन दिस स्टेज ऑफ क्रिएटिविटी प्रोसेस द आइडिया विच इज सेलेक्टेड ड्यूरिंग द प्रीवियस स्टेप इज चेक्ड दैट वेदर इट इज वैलिड और नॉट। कि हम देखते हैं कि जो आइडिया हमने सेलेक्ट किया है आइडिया जनरेशन के टाइम पे, अल्टरनेटिव्स में से जिस आइडिया को सेलेक्ट किया है वो वैलिड है या नहीं, वो एक्चुअल में हमारे लिए बेनिफिशियल होगा या नहीं, उसकी वैलिडेशन को चेक करते हैं, वेरीफाई करते हैं, एंड देन फाइनली उस आइडिया को क्या कर देते हैं, इंप्लीमेंट कर देते हैं। लास्ट स्टेप इज आउटकम असेसमेंट, यानी कि अब हमने क्या किया, एंडिंग पे आ गए हम क्रिएटिविटी प्रोसेस पे, यानी कि हमने एक आइडिया चुन लिया है, उसकी वैलिडेशन देख ली कि हाँ ये वैलिड है, इसको हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। फाइनली हम क्या करते हैं, या तो ये डिसाइड करते हैं कि हम उस आइडिया को इंप्लीमेंट करेंगे। अगर हम उसे इंप्लीमेंट कर रहे हैं यानी कि एक्चुअल में किसी और प्रोडक्ट में चेंज कर रहे हैं, वहां पे भी हमारी क्या हो जाती है, क्रिएटिविटी प्रोसेस एंड हो जाती है। और अगर हम सिर्फ उस आइडिया को अपने माइंड में रखते हैं, इंप्लीमेंट नहीं करते, तब भी हमारी क्रिएटिविटी प्रोसेस एंड हो जाती है, क्योंकि हमने मीनिंग में डिस्कस किया था कि क्रिएटिविटी अगर हम माइंड में कोई नोवेल आइडिया लेके आते हैं वो भी हमारी क्या है, क्रिएटिविटी है। जरूरी नहीं है कि हम उसे एक फिजिकल प्रोडक्ट में चेंज करें। सो अगर हम उसे फिजिकल प्रोडक्ट में चेंज करते हैं या फिर सिर्फ माइंड में रख लेते हैं, तब भी हमारा क्या हो जाता है, क्रिएटिविटी प्रोसेस एंड हो जाती है। बट अगर हम उस चीज के बीच में स्टक रह जाते हैं कि क्या हम इसे इंप्लीमेंट करें या ना करें, क्या ये हमारे लिए यूजफुल होगा या नहीं होगा, जब हम उसके बीच में कंफ्यूज हो जाते हैं तो ये हमारी प्रोसेस क्या होती है, दोबारा से स्टार्ट हो जाती है। आइडिया जर्मिनेशन फिर से होगा, फिर से प्रिपरेशन होगी, सारी चीजें दोबारा होंगी और फिर से कोई आइडिया आएगा और उसके बारे में हम डिसीजन मेकिंग करेंगे। सो ये क्या था हमारा आउटकम असेसमेंट। सो हमारी प्रोसेस क्या हुई कि सबसे पहले हमें आइडिया जर्मिनेट करना होता है कि हमारे माइंड में कोई आइडिया आया कि इसके रिगार्डिंग हमें सॉल्यूशन चाहिए। उसके रिगार्डिंग फिर हम क्या करते हैं, इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करने के बाद उसे एसिमुलेट करते हैं और वो हमारे बैक माइंड में चली जाती है। देन उसके बाद हमारे आइडिया जनरेशन स्टार्ट हो जाते हैं, उसमें से किसी एक आइडिया को सेलेक्ट करते हैं एंड इंप्लीमेंटेशन का डिसीजन लेते हैं। ये हमारी क्या थी, क्रिएटिविटी प्रोसेस। आई होप यू आर क्लियर विद दिस टॉपिक। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज मेंशन इन कमेंट सेक्शन। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।